अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम चार इश्यूज़ पर बात करेंगे। ट्रंप के करीबी रुफ़का की पाकिस्तान आमद, आर्मी चीफ से मुलाकात, अफ़गान तालिबान लीडर इंडिया क्यों गए, बरतानिया पाकिस्तान की हमायत में बोल पड़ा, कामरान पायलट के लिए अवार्ड का ऐलान। नाजरीन, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की हम गुफ्तगू का आगाज़ जो है ट्रंप के करीबी रुफ़का से करते हैं। उनके कोई दो तीन करीबी रुफ़का हैं, वो पाकिस्तान पहुँचे हैं और उनकी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है और उनकी प्राइम मिनिस्टर के हवाले से मुलाकात हुई है। और इस पे इंडिया में बहुत शोर मचा हुआ है कि इंडिया वालों ने कभी सोचा नहीं था कि पाकिस्तान उनके मुकाबले में आकर खड़ा होगा। एटलीस्ट पिछले 25 साल में वो पाकिस्तान को राइट ऑफ कर चुके थे। अब हर दफ़ा वो पाकिस्तान के साथ मुवाजना कर रहे होते हैं। वो देख रहे होते हैं कि जो वेस्टर्न लीडर्स हैं वो किस मुल्क में जा रहे हैं, उनके करीबी लोग जो हैं वो कहाँ जा रहे हैं। तो इंडिया में इस चीज़ पे एक कोहराम मचा हुआ है। अच्छा, जो लोग इधर पाकिस्तान आए हैं वो तीन लोग आए हैं और उनमें से एक जो है वो ट्रंप के एक करीबी दोस्त, उनका नाम है स्टीव विटकॉफ। स्टीव विटकॉफ का बेटा है और वो एक कंपनी चला रहे हैं जिसका नाम है वर्ल्ड लाइबर्टी फाइनेंशियल। ये क्रिप्टो करेंसी की कंपनी है एक, जो कि ट्रंप ने बनाई हुई है। बेसिकली ट्रंप के बेटे चला रहे हैं, दोनों बेटे जो हैं वो इसमें शामिल हैं और ये जो विटकॉफ का बेटा है वो भी शामिल है और उसके साथ एक दो और लोग भी हैं। और वो आए हुए हैं और पाकिस्तान जो है ना, उन्हें उसने उनकी शागिर्दी कबूल की हुई है जी कि हमें क्रिप्टो के हवाले से हमें भी बताएं, हम भी इससे फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। उन्होंने ट्रंप को एंगेज किया हुआ है। हालांकि क्रिप्टो पर पाकिस्तान को पहले से ही कोई लेजिस्लेशन कर लेनी चाहिए थी, वो इन्होंने नहीं की, अभी भी की है। और जब वो जितनी जल्दी में हो रही थी, जितनी तेज़ी से उस पे मामले में डेवलपमेंट हो रही थी, मैं ख़ुद हैरान था कि इन्हें अचानक किधर से ये शऊर आ गया या अवेयरनेस आ गई कि हमें इस मामले में कुछ करना चाहिए। ऐसे मुल्क में कि जिधर 1 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं, तो आप उनको और नहीं तो उनका फ़ायदा अगर ना सोचें, कम अज़ कम अपना फ़ायदा सोचते ही उनको आप एक नेट में ले आएँ और उनसे आप टैक्स भी चार्ज कर सकते हैं। तो इनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि अचानक हमने देखा कि क्रिप्टो काउंसिल बन गई है, उसके चीफ एग्जेक्टिव बन गए। फिर जो बाइनांस है, बाइनांस जो क्रिप्टो सबसे बड़ी दुनिया की क्रिप्टो एक्सचेंज है, आप ये समझें कि जैसे क्रिप्टो की वर्ल्ड में वो गूगल है। तो बाइनांस का जो फाउंडर है उसको हमने अपने एडवाइज़र्स में शामिल कर लिया कि आप हमें बताएं कि हम क्या करना चाहते हैं। उसका जो फाउंडर है यानी सीजी जो है, वो उधर जो ट्रंप की कंपनी है वर्ल्ड लाइबर्टी फाइनेंशियल, वो उसमें भी कोई इसी तरह के एडवाइज़र का रोल प्ले कर रहा है। तो हम उसके साथ भी कनेक्ट हो गए, जो वर्ल्ड लाइबर्टी फाइनेंशियल के साथ भी हमने उनके साथ एमओयू भी साइन कर लिया। हमने कहा जी कि आप ज़रा हमें बताएं कि क्रिप्टो पे हम क्या कर सकते हैं, क्रिप्टो काउंसिल को इस मामले में गाइड किया करें। हालांकि उन्होंने भी अपनी जो ट्रंप की कंपनी है वो भी कोई इतनी पुरानी नहीं है, पिछले साल मेरे ख्याल है कि सितंबर में बनी थी। और ट्रंप कोई इतना कामयाब बिजनेसमैन भी नहीं है जितना वो आमतौर पे बताता है। लेकिन यह है कि पाकिस्तान ने इस दफ़ा जो लग रहा है कि इन्होंने जिस तरीके से जो ट्रंप की कुर्बत इख्तियार किया है वो इसी तरह किया है कि जो ट्रंप चाहता है उसके साथ कोई रबते के ज़रिए जो बना ली है, जिसमें एक उनको बिज़नेस पार्टनरशिप उनके साथ कर ली। मुस्लिम ममालिक में जाके वो अपने गोल्फ कोर्स बना रहा होता है, किसी जगह पे वो अपना ट्रंप टावर बना रहा होता है। हमने जो वर्ल्ड लाइबर्टी फाइनेंशियल जो है उसके साथ पार्टनरशिप कर ली है। और साथ ही उसको ये होता है कि मिनरल्स मुझे चाहिए, तो हमने कोई जो बलूचिस्तान में जो कोई एक्सप्लोरेशन हो रही है उसमें कोई अमरीकी कंपनियों को भी इन्वॉल्व कर लिया है। ट्रंप साहब जो है वो खुश ही खुश, भारत जो है वो परेशान ही परेशान कि इन्होंने क्या उसको क्या कौन सी चीज़ सुंगाई है कि ट्रंप जो है, ट्रंप अभी तक आपको पता है कि 5 दफ़ा वो कश्मीर का जिक्र कर चुका है और छठी दफ़ा वो जो मैं उसकी स्पोक्स पर्सन का जिक्र कर रहा था, छठी दफ़ा उसने कर दिया है मिडल ईस्ट के विज़िट के दौरान। तो इस दौरान जो है यानी कि भारत में ओवरऑल एक मातम का समय है। लेकिन यह है, खैर ये है कि जो इंडिया वाले इस मामले में परेशान है जी कि देखो ट्रंप जो है ना, इसके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं पाकिस्तान में, उसने अपना कारोबार शुरू किया हुआ है। पाकिस्तान जो है यानी कि पाकिस्तान ने अपने सर्वाइवल के लिए इस दफ़ा वैसे बड़ी स्मार्ट गेम की है। अब कौन इनको एडवाइस करने वाला है, क्या को हमारे जो अरब दोस्त हैं उन्होंने समझाया है या कि कोई पाकिस्तानी है उधर बैठा हुआ जिसने इनको ये बात पढ़ाई है कि ये तरीका है, ये रास्ता जो है ना ट्रंप तक जाता है, आपको कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से अपने आप को उसको रेलेवेंट करना चाहिए। तो
वो जो लोग आए हुए थे वो हमें क्रिप्टो पे कोई ट्यूशन देने आए हुए थे, यानी कि हम उनसे ट्यूशन पढ़ते हैं। तो वो आए हुए थे, वो बता रहे थे कि आप क्रिप्टो पे आपको क्या क्या करना चाहिए, बिट माइनिंग पे क्या करना चाहिए। तो अच्छा इत्तेफाक ये है कि उनकी जो इत्तेफाक इसको कह लें या क्या कहें, उनकी जो आमद हुई है, लैंडिंग हुई है, वो भी हुई है नूरहान एयरबेस पे। अब नूरहान एयरबेस जो है उसकी एक बड़ी अपनी एक सिग्निफिकेंस है कि वो जगह जिसको इंडिया ने हिट किया था। अब इंडिया वाले जो हैं वो इस बात को इस तनाज़र में भी देखते हैं जी कि देखो उनको नूरहान एयरबेस पर उतरे आके, इसका मतलब ये है कि वो पाकिस्तान के जो है ना बहुत ज़्यादा हमायती हैं, वो उनके साथ इजहार यकजहती के लिए आए हैं। और उधर जो आगे रिसीव किया वो भी आर्मी चीफ़ ने किया और वज़ीर दिफा जो ख्वाजा आसिफ हैं उन्होंने किया। तो खैर ये है कि उसके रुफ़का की ये कहानी थी जो कि कल से इंडिया में ये एक उनके लिए एंग्जाइटी का सबब बनी हुई है। अब हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं कि हमारे पास तो आगे जो ट्रंप के रुफ़का हैं। अब इंडिया में कौन गया है? इंडिया में जो है ना अफ़गान तालिबान गए हैं। एक अफ़गान तालिबान लीडर हैं, बल्कि उनके एक डिप्टी इंटीरियर मिनिस्टर हैं इब्राहिम सदर। वो आजकल इंडिया में हैं। और वो कब से इंडिया में हैं? वो 3 मई से इंडिया में हैं, यानी पहलगाम वाक़े के बाद वो गए और तब से वो इंडिया में हैं। आज कोई जयशंकर जो कि उनके वज़ीर ख़ारजा हैं, उनको भी उन्होंने कोई ट्वीट किया हुआ था जी कि मुझे जो अफ़गान तालिबान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनके हवाले से किया हुआ था कि मुल्ला मुत्तकी या मुल्ला इस तरह का उनका नाम है, कि उनका मुझे कॉल आई थी और उन्होंने पहलगाम वाक़े को मज़म्मत किया। भाई असी भी मज़म्मत करने हैं, केड़ी गल होगी, उन्होंने मज़म्मत की थी। तो बेसिकली जो इंडिया वाले हैं वो ये बताना चाह रहे थे जी कि हमारा जो है ना अब तालिबान के साथ भी तल्लक है। अब ये जो मेरा एक दोस्त है वो हमें एक अक्सर बात कहता था, वो कहता था यार बड़े बोलना कभी भी ज़िंदगी में बोलना, क्योंकि ये आपके सामने आते हैं। आप अपने इर्द गिर्द भी नज़र दौड़ाएँ, आप अपने सियासी कायदीन को भी देख लें, आप और भी देख लें, जो बड़े बोल बोलते हैं ना उनके अक्सर बोल जो है ना वो आगे आते हैं। जो ये जो वज़ीर ख़ारजा है, ये आपको पता है पिछले दिनों आया हुआ था पाकिस्तान, वो एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने, और उसमें इसने भी जो नो लिफ्ट का बोर्ड लगाया हुआ था जब पाकिस्तान आया हुआ था जयशंकर। पूरी दुनिया में जाते हैं, इनके इनको कोई ऐसी को पता नहीं कौन सी इन्होंने क्या चीज़ पी हुई है कि अपने आप को कोई अलहदा महलूक समझते हैं। आप इनको पूरी दुनिया से किसी जगह से कोई ऐसा इनके साथ को खड़ा नहीं, तो इन्होंने अपनी तरफ से बड़ी अचीवमेंट ये की है कि तालिबान जो है वो हमारे साथ हैं। ये वही बात है कि किस टाइम ये लोग पाकिस्तान को इस बात पे टांट कर रहे होते थे जी कि इनको तालिबान के अलावा जानता कौन है या इनका तालिबान के साथ ताल्लुक़ क्या है। तो अब जो है इनकी उनकी जो अभी अचीवमेंट है वो ये है कि अगर कोई इस दौरान पाकिस्तान कोई ऐसा को बाहर का कोई लीडर उनके मुल्क में आया हुआ है तो वो एक तालिबान लीडर है, जिसका मैंने आपको पहले ज़िक्र किया, इब्राहिम सदर। और दूसरा जो उनके वज़ीर ख़ारजा की कॉल गई है। अब यह है कि इब्राहिम सदर उधर करने क्या गया है उसके बारे में मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स हैं। एक रिपोर्ट ये है जी कि वो उधर कोई इलाज के लिए गए हैं। अब मेरी किसी ऐसे शख्स के साथ बात हुई कि जो इस बारे में नॉलेज भी रखते हैं। वो कहते हैं जी कि उनके पास वो हेल्थ मेडिकल वीज़ा पे उधर गए हुए हैं। अब इस बात को कोई साथ ये भी मिलाकर देखा जा रहा है, वो जो मैं आपको बात बता रहा था सुहेल वड़ाई साहब की, कि उनका कॉलम पब्लिश हुआ था जिसमें ये ज़िक्र था कि कोई अफ़गान तालिबान जो है इन्होंने को उधर अटैक किया है। अब जो है इनके बहुत सारे लोग मुख्तलिफ़ अंदाज में चीज़ों को देखते हैं, तो मुझे नहीं आइडिया कि उनकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या था। लेकिन एक और इसका एंगल ये है कि ये जो इब्राहिम सदर है ये अफ़गानिस्तान से कहीं उज़्बेकिस्तान गए, और उज़्बेकिस्तान में उधर कोई एक जो टीटीपी का एक लीडर है जिसके पास कोई जो अपनी एक्टिविटीज़ को गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर साइड पे देखता है, वो भी उधर मौजूद था। कई लोगों ने उधर से भी कोई कड़ियाँ मिलाई। खैर ये है कि ये बंदा जो है उधर चला गया और उधर मौजूद है। अब ये बातें दोनों दुरुस्त हो सकती हैं कि वो इलाज के लिए भी गया हो, यानी कि इतनी देर जाके बंदा बैठ जाए, यानी कि बिल्कुल ही नाल टिक्की हो रहे, तो कोई ना कोई मसला तो यही है, कोई इसी तरह का होगा कि कोई इलाज के लिए गया होगा। अच्छा, अब इलाज के लिए गए हैं तो उधर मुलाकात भी हुई होगी। अब इब्राहिम सदर की क्या अहमियत क्या है? इब्राहिम सदर जो है, ये जो तालिबान की शुरा है ना, ये भी कोई 2-3 शुरा थी। आपने एक का सुना होगा, वो थी कोयटा शुरा। ये वो तब की बात है जब ये तालिबान हुकूमत में नहीं थे, और जो अमरीकी अखबार हैं उनमें ज़्यादा कोयटा शुरा का जिक्र आता था कि जी वो लोग इनके कोयटा में होते हैं। फिर इस तरह एक और शुरा थी जिसका आमतौर पे इतना जिक्र नहीं आता था, वो पेशावर शुरा थी।
जिसमें जो ये इनके हक्कानी ग्रुप जो है उसके लोग जो हैं वो इधर होते थे। फिर एक तीसरी शुरा थी जो कि ये लोग जो हैं ये उधर ईरान में होते थे और ये इसको कहते थे मशहदी शुरा, मशहद में थे। अब जो इब्राहिम सदर है ये मशहदी शुरा के लोग हैं। मशहदी शुरा के लोग जो हैं वो उनके जो पासदारान इनकलाब हैं उनके साथ बड़ा नत्थी हैं, अच्छी तरह उनके बड़े थिक हैं। पासदारान इनकलाब को आप समझ लें कि उधर की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको पासदारान इनकलाब कहते हैं। इसके अलावा इन पर जो कोई ये भी है इल्ज़ाम है या यानी कि काफ़ी स्ट्रांग इम्प्रेशन है कि कोई लोग कहते हैं जी कि कोई ड्रग्स के बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं, कोई लोग कहते हैं कि नहीं ये इब्राहिम सदर नहीं थे, मशहदी शुरा के दूसरे लोग थे। अच्छा, फिर साथ ये भी आती है जी कि ईरान जो है इनको सपोर्ट करता था, कोई पैसे वगैरह भी देता था। एक तीसरी राय जो है यानी कि ये भी आती है जी कि ये जब तालिबान लीडर बने थे या आए हैं, पहले भी हर एक टाइम पे रह चुके हैं, तो ये था कि तालिबान के पास पैसा नहीं था तो इन्होंने काफ़ी पैसा जो है ये दिया और इसके पीछे कोई ड्रग मनी का ऐसा जिक्र आता है। आई डोंट नो, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मुख्तलिफ़ टाइम पे कोई इंटेलिजेंस सोर्सेज या और इस तरह की कोई बातें जो मीडिया में रिपोर्ट होती रहीं, लेकिन जो अहम बात है इसमें एक चीज़ अलबत्ता कामन है, वो ये है कि इनका ईरान के साथ लिंक। अब ईरान का जो है वो इंडिया के साथ लिंक, तो इंडिया को और ये तालिबान को करीब करने में कोई ईरान जो है उसका भी एक अपना किरदार है। और ये चूँकि एक ईरान के करीबी समझे जाते हैं तो लिहाजा उस लिहाज से इनका उधर होना ये सिर्फ़ इलाज के लिए ही होना, ये इलाज ही कोई वाहिद बात नहीं है, कोई और भी वजूहात ज़रूर इसमें की होंगी, यानी कि कोई होगा। लेकिन यह ठीक है, यानी कि इंडिया उधर ताल्लुक़ रखना चाहता है, एज़ लॉन्ग एज़ इंडिया को पाकिस्तान में हरकतें नहीं करता हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसके साथ ताल्लुक़ रखे। हमारे भी बहुत सारे ममालिक के साथ ताल्लुक़ हैं। इनका जो मसला है इंडिया का वो ये है कि माजी में भी जो इनके कौंसलेट्स थे वो इन कामों के लिए इस्तेमाल होते थे। अब जब इस दौरान ये दोबारा ये जो जयशंकर भी ट्वीट कर रहा है ये वो, तो इसकी एक सिग्निफिकेंस ये भी है कि या इसकी इंटरप्रिटेशन पाकिस्तान में ये भी हो रही है कि ये काम जो पहले करते थे इनको इस्तेमाल करते थे अपने इन सेंचुरीज़ को, कौंसलेट को, शायद वो दोबारा ये काम शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन अगर वो शुरू करेंगे तो उनको ये ज़हन में रखना चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो भी यानी कि इस मामले में एक काफ़ी तजर्बात रखता है, लेकिन और ये अनफॉर्चुनेटली ये होना नहीं चाहिए। मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अब जो अल्लाह ताला ने हमें फ़तह नसीब की है ये एक मोजज़े से कम नहीं है। यानी कि आप ज़रा इमेजिन करें कि जब तक अटैक नहीं हुआ था या हमने जवाब नहीं दिया था उससे कितनी देर पहले आपने सोचा होगा कि आप इतने प्राउड फील करेंगे। यानी कि हर बंदा बड़ा एक प्राउड फील कर रहा है। पहले लोग जो हैं वो अपने आप को इन अ सेंस पाकिस्तान से डिसोसिएट भी कर रहे होते थे, लेकिन इसके बाद लोग इतने इमोशनल भी हुए, इतनी पैट्रियटिज़म भी बढ़ी। अब ये है कि इसका इस्तेमाल जो है ये नहीं कि 4 दिन को फायरिंग करके पटाखे करके तो बस अपने तनहा पर वापस आ जाएं, ये नहीं होना चाहिए। इस अपॉर्चुनिटी को सीज़ करना चाहिए और इसके लिए मेरी जो हैं वो 4 सिफारिशात हैं या तजावीज़ हैं। इस अपॉर्चुनिटी को हमने, इस डिफ़ाइनिंग मोमेंट को हमें कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। एक तो हमें अपना जो लॉ एंड आर्डर है उसको फुल्ली रिस्टोर करना चाहिए। ये जिन जिन इलाकों में टेररिज्म है जिस तरह भी ख़त्म होती है उसको ख़त्म करना ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप ख़त्म नहीं करेंगे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। चीनी भी बहुत सारे इसीलिए भाग जाते हैं जी कि पाकिस्तान में उनके बंदे मरते हैं। तो अगर ये सिलसिला बरकरार रहेगा तो पाकिस्तान जो है वो एक इन्वेस्टमेंट के हवाले से कोई अच्छी डेस्टिनेशन सफ़र नहीं की जाएगी, इवन चीन भी इधर से भागेगा। दूसरा ये है कि हमें जो अपने हमसाए हैं उनके साथ पुरअमन तल्लुक़ रखने चाहिए, वो चाहे अफ़गानिस्तान हो, वो चाहे इंडिया हो, ईरान हो, चाइना के साथ तो हमारे तल्लुक़ात जो हैं शुरू से अच्छे हैं। और ये पाकिस्तान का ही मसला नहीं है कि लोग कहते हैं पाकिस्तान दा फलाने ना ख़राब ने, फलाने के ख़राब हैं। ये इंडिया वालों से पूछें इनके कितने हमसायों के साथ अपने तल्लुक़ात ठीक हैं। हमारे तो फिर भी कोई 1-2 के साथ ठीक होंगे, और नहीं तो कम अज़ कम चाइना के साथ ठीक होंगे। इंडिया को पूछें कि इसके इर्द गिर्द जो है किसके साथ इसके अच्छे तल्लुक़ात हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि किसी जगह पे उसने बुलिंग करके उनको दबाया हुआ है। ये नहीं है कि कोई बड़े कार्डियल रिलेशन हो या कोई दोस्ताना तल्लुक़ात हो, ऐसे उसके किसी के साथ नहीं, हमसाए के साथ। और तीसरी चीज़ वो ये है कि हमें एक एमरजेंसी की ज़रूरत है। एक एमरजेंसी टेक्नोलॉजी के फ़ील्ड में, एमरजेंसी टेक्नोलॉजी एजुकेशन के फ़ील्ड में एमरजेंसी लगाने की ज़रूरत है। वोकेशनल ट्रेनिंग के फ़ील्ड में एमरजेंसी लगाने की ज़रूरत है, ताकि हम जो अगर हम चाहते हैं कि हम कोई तेज़ी से हमारी जो ग्रोथ हो तो उसके लिए ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। हम आईटी सर्विस इंडस्ट्री में आगे निकलें,
जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, इस सेक्टर में हम जो भी कर सकते हैं, यानी कि हमें, और इसमें हमारे में पोटेंशियल है। अगर किसी को कोई, मेरे पास इसका प्लान भी है, यानी कि कौन लोग हैं जो इसमें अहम किरदार अदा कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। दूसरा जो वोकेशनल ट्रेनिंग है वो करा के और लोगों को बिरून मुल्क भेजें, जितने आप भेज सकते हैं, वो उनको भी रोज़गार मिलेगा और पाकिस्तान में भी ज़र मुबादला आएगा। बिरून मुल्क बहुत ज़्यादा जो वोकेशनल, जो जिन लोगों के पास कोई स्किल है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ज़्यादातर जो इंस्टीट्यूट हैं वो भी फ्रॉड लगाए हुए हैं, वो काम अपना ठीक नहीं कर रहे। और चौथी चीज़ जो है वो चाइना के साथ अपने तल्लुकात को रीडिफ़ाइन करें। चाइना हमारा दोस्त है। चाइना को, हमें ये चाहिए कि हम जिस तरह भी हम चाइना से जितना उसके इस क्लाउड से उसकी जो इकनॉमिक पावर है उससे हम जितना फ़ायदा उठा सकते हैं हमें उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। जिस तरह मैंने शुरू में ज़िक्र किया, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान में आएगी, उधर से वो अपने कारखाने बाहर मूव कर रहे हैं। पहले वो वियतनाम में ले गए थे, अगर हमारे यहाँ कोई सूरत हाल अच्छी होती तो पाकिस्तान आते। वियतनाम इस टाइम अमेरिका का छठा बड़ा ट्रेड पार्टनर है, इंडिया 10वें नंबर पर आता है, इंडिया पीछे उससे। तो हमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में वो बड़ा हेल्प कर सकते हैं, इधर अपना कोई बिज़नेस ला सकते हैं। तो हमें सोचना चाहिए, खुदा रहा इस पे सोचें। अगर हम आज इस पे सोचें, हम 3-4 साल में आप देखिएगा कि हमारी जो है ना हवा बदल जाएगी हमारी भी, हम भी इंडिया की तरफ फड़े मार रहे होंगे। अल्लाह माफ़ करें यार, उस तरह हम एरोगेंट नहीं होना चाहिए। आगे हम जो बरतानिया ने पाकिस्तान की हमायत का ऐलान कर दिया है, उनके वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आए हुए हैं और उन्होंने कहा कि हमें कोई, इंडिया ने हमारे साथ कोई एविडेंस शेयर नहीं की कि पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान इन्वॉल्व है। ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, हमें तो पता ही है, लेकिन ये रियलाइजेशन जो है बिरून मुल्क भी है। ये रियलाइजेशन अगर किसी जगह पर नहीं है तो वो इंडिया में नहीं है। मैं तो जिस इंडियन को सोचता हूँ वो इस बात पर सोचते ही नहीं है कि यार हमारे पास ना हमने कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि ये पाकिस्तान से आया है, ना हम अभी तक उन बंदों को पकड़ सके हैं जिन्होंने किया है, और तीसरी बात, ना ही हमारे पास इनके कोई ऐसी एविडेंस है कि हम जैसे साबित कर सकें कि ये को पाकिस्तान में इसका रोल था। ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो हम किस तरीके से डिटाई के साथ हमने जाके मिसाइल मार दिए हैं। एनीवे, अब आ जाते हैं जी कामरान पायलट पे। ये हमारा एक बड़ा नेशनल इशू चल रहा है। कामरान पायलट के हवाले से न्यूयॉर्क में तकरीब हुई है, न्यूयॉर्क सिटी में, और उधर एक क्रिश्चियन साबिक एक MNA गए हुए थे और उन्होंने उस तकरीब को प्रिजाइड किया और उधर उन्होंने ये भी मुतालबा किया है कि कामरान जो है उसको हलाल जुरत दिया जाए। आई डोंट थिंक कि हलाल जुरत नामी कोई अवार्ड जो है ऑलरेडी पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है। तो उन्होंने कहा जी कि ओवरऑल वो हमारा गाजी है और उसने बड़ा एक रोल प्ले किया है और क्रिश्चियन कम्युनिटी का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। मैंने कल भी बात की थी कि मेरा इसमें ये ताल्लुक़ नहीं है, अल्लाह माफ़ फरमाए, कि मैं कोई मज़हब की बुनियाद पे लोगों में तफरीक शुरू कर दूँ। मैं इस तफरीक का कायल भी नहीं हूँ। मुझे खुशी होती बल्कि कि ऐसा होता जो कि हमने एक ख़बर को इनके चला रहे हैं, लेकिन ये फ़ेक न्यूज़ है। लेकिन इसमें जो एक और अलमी है, ये तो मैं आपको कल भी बताया था कि ये अभी तक चल रही है। मैंने आज ये देखा कि APP जो कि एक सरकारी न्यूज़ एजेंसी है, उसने ये खबर चलाई हुई है कि जी उसका उधर न्यूयॉर्क में ये उसके हवाले से एक तकरीब का आगाज़ हुआ और उधर उन्होंने मुतालबा किया कि पाकिस्तान उसको अवार्ड दे। तो ये अगर सरकारी न्यूज़ एजेंसी भी इस तरह काम करेगी तो इससे लोगों में और क्या तासर होगा। हर लोग जो हैं वो कोई इसलिए यकीन नहीं कर रहे कि APP से, मैं भी तो यानी कि आपको बात बताइए, अभी तक कई लोग जो हैं वो अभी तक यकीन नहीं कर रहे, लगे हुए हैं मुसलसल। मैं तो हैरान होता हूँ, यानी कि मुझे फ्रैंकली बड़ी बाज़ औक़ात मायूसी भी होती है। एक तो मैं इस चीज़ पर मुझे बड़ा मेरा यकीन पुख्ता होता जा रहा है कि ये जो लोग कहते हैं ना जी हम सच सुनना चाहते हैं, ये सबसे बड़ा झूठ है। लोग अपनी अपनी मर्ज़ी की बात सुनना चाहते हैं। अब यही देख लें, मैं इसको बार बार इसकी वजाहत इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो लेजेंड बन जाते हैं बाद में लोग इस पे, यानी कि अगर आज मैं इसको बार बार इसकी निशानदेही इसलिए कर रहा हूँ कि ये बात पक्की ना हो जाए। जब पक्की हो जाती है बाद में कोई बंदा बात करते यार वो बात गलत है, या आंदे ने बंदा वेग गया है जनाब, नहीं सारी दुनिया मानती है, आंदा जी ऐसी गल ही नहीं, यानी कि इस तरह कर देंगे, या कहेंगे कि ये उंजी ना बड़ा नेगेटिव है। यानी कि ये जो है ना ये सोचते ही नेगेटिव है, बजाय इसके कि कोई रिव्यू कर लें कि अच्छा आप कह रहे हैं फ़ेक है तो कैसे फ़ेक है। और मैं इसलिए भी कहता हूँ कि माजी में भी हमारी तारीख़ में बड़ी फ़ेक चीज़ें भी जो हैं वो चल रही होती हैं। इस तरह की एक और जो चीज़ है वो चली हुई है, और वो खैर अभी तो नहीं चल रही लेकिन वो चलती रही जी कि डेली टेलीग्राफ के हवाले से, जो कि एक बरतानिया का एक अहम न्यूज़पेपर है, उसके हवाले से जी कि उनका जो सफ़ा अव्वल है उसकी जो लीड स्टोरी है, उसकी जो हेडलाइन है, शायद सुर्खी है, वो है जी पाकिस्तान एयरफोर्स
द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काइज़। अच्छा, ये मेरी कॉमन सेंस ही नहीं मानती कि एक बरतानवी अखबार जो है वो इतना लेविशली पाकिस्तानी एयरफोर्स को प्रेज़ कर रहा हो। या तो ये कोई इस शक्ल में छप सकती है कि कोई पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कोई इश्तहार दिया हुआ उसके तौर पे चलाएं, तो वो भी कोई नहीं दिया हुआ। वो ख़ुद जो हैं वो क्यों ऐसा करेंगे, उनको कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी करने की। ठीक है, हमने बड़ा मार्का मारा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि दुनिया ने हमें अनडिस्प्यूटेड किंग मान लिया है। तो ये कॉमन सेंस ही बताती है कि यार इसको ज़रा दोबारा चेक कर लें, ये बात ऐसी है या नहीं। मैंने जब पहली दफ़ा देखी थी तो मैं फिर जो है डेली जो टेलीग्राफ है उसकी वेबसाइट पर गया, यही जो एक हेडलाइन है उसको भी मैंने गूगल करके देखा, वो कहीं आ नहीं रही थी, मुझे पहले भी यकीन नहीं था। तो लेकिन यह है कि इसको ट्वीट करने में इवन हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं, जो कि साथ लिखते भी हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड वज़ीर ख़ारजा एंड फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब, उन्होंने भी ट्वीट किया हुआ था। बाकी लोगों ने भी, कई ऐसे जी कि मैं PhD हूँ, उन्होंने भी ट्वीट किया हुआ था। लेकिन ये इस बात की रियलाइजेशन है कि हम वो मीडिया जिसको हर टाइम लान तान करते हैं, किसी फील्ड के प्रोफेशनल्स लोगों की कितनी ज़रूरत है। ये जो आज का पॉपुलिज्म का दौर है ना, इसमें हर बंदा अकले कुल बना हुआ है, होंदा सानू किसी दी ज़रूरत नहीं, ना सानू डॉक्टर की ज़रूरत है, ना सानू साफियां की ज़रूरत है, ना सानू मकैनिक की ज़रूरत है, अही हर चीज़ खुद हाँ। तो उससे ये नुकसान होता है कि ओवरऑल मुआशरे में गुमराही ज़्यादा फैलती है। वो टाइम के जिसको हम कह रहे होते हैं जी कि आज के दौर में तो कोई चीज़ छुपी नहीं रह सकती। आज के दौर में किसी बंदे को भी बेवकूफ़ बनाना कोई इतना मुश्किल नहीं रहा जो पहले माजी में था। तो नाजरीन, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।